हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है निफ्टी 50 का और काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है। आइए इसके बाद बारे में चर्चा करते हैं मेरे साथ इन पैसे की बात। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं टाटा मोटर्स का बिजनेस मॉडल देखूं तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो गया पैसेंजर व्हीकल्स, दूसरा हो गया कमर्शियल और तीसरा हो गया जगुआर और लैंड रोवर, जो कि इनका यूके बेस्ड है बिजनेस। अब हम बात करते हैं कि ये बिजनेस मॉडल में है क्या क्या। अगर आप देखेंगे, अभी जो न्यूज़ है वो ये है कि टाटा मोटर्स अपना पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स का जो बिजनेस है उसको डीमर्ज करना चाहता है, मतलब अलग अलग लिस्ट करना चाहता है। तो ये लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, मतलब 2025 में हो सकता है, ऐसा इनके जो ग्रुप चेयरमैन है उन्होंने कहा है। तो ये बात देखने वाली है कि जब ये दोनों बिजनेस अलग अलग अगर लिस्ट होंगे तो कैसा परफॉर्म करेगा ये स्टॉक। 1:1 के रेशियो में स्प्लिट होना है ये स्टॉक, बताया गया है। अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं इसकी और देखूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं इन सभी सेगमेंट्स में, तो पता चलता है कि अगर मैं एबिटा मार्जिन पे लेवल पे कंपेयर करूं जगुआर, पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स को, तो आप देखेंगे कि जगुआर का जो एबिटा मार्जिन है वो सबसे ज़्यादा है 15.1%, और पैसेंजर व्हीकल्स का एबिटा मार्जिन सबसे कम था 6%, और कमर्शियल व्हीकल्स का जो एबिटा मार्जिन था वो था 11.8%। तो इससे हमें पता चलता है कि ज़्यादा जो प्रॉफिट में रहा फाइनेंशियल 25 में वो जगुआर का बिजनेस रहा, क्योंकि ये प्रीमियम प्रोडक्ट जो कार बनाते हैं वो सुपर लग्जरी कार्स हैं, जो कि बहुत ही जो रिच इंडिविजुअल्स हैं वही प्राइस को पे करते हैं, और वहीं से इनका जो मार्जिन है वही सबसे ज़्यादा आए, वहीं से सबसे ज़्यादा आएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इसका एबिटा मार्जिन सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें जो बिजनेस में आगे की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि जो इनका नेट पूरे ग्रुप का जो नेट कैश है वो पॉजिटिव में आ गया है ये ग्रुप। पहले टाटा मोटर्स एक काफ़ी उधारी में था, और वो उधारी में इसलिए था क्योंकि इन्होंने जगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनी को अपने अंदर एक्वायर किया था। तो 2022 से लेकर 2025 तक इन्होंने अपना डेट कम किया है, और अगर मैं फिगर्स पे जाऊं तो इन्होंने अपना जो डेट है वो, आप देखेंगे डेट टू इक्विटी इनका इस वक्त 3.54 चल रहा है, जो आज से 3 साल पहले 3.14 था। तो अगर मैं इस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो भी देखता हूँ तो वो सिर्फ 8-9 का है। और अब मुझे समझ में आता है कि प्राइस अर्निंग रेशियो इतना कम क्यों है इस कंपनी का, जबकि इसकी ROE 23-24% है। क्यों? क्योंकि ये पिछले 3 साल से जो उधारी है वो अपनी चुका रहे थे, और अब जाके ये नेट कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी हुई है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने लास्ट क्वार्टर में ये डिसाइड किया इस फाइनेंशियल ईयर के, सॉरी सेकेंड लास्ट क्वार्टर में डिसाइड किया इस फाइनेंशियल ईयर के, कि ये लोग अपना कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स को अलग अलग लिस्ट करेंगे, ताकि जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है पैसे की, चाहे वो कमर्शियल्स के लिए हो या पैसेंजर के लिए हो, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जब इसमें पैसे लगाएं तो उनको बहुत ही क्लैरिटी हो कि वो पैसेंजर व्हीकल्स के लिए पैसे लगा रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो किस तरफ किस डायरेक्शन में है, और कौन सा जो बिजनेस है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा अगर मैं और फंडामेंटल इस कंपनी के देखूं तो इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है तो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और एंटरप्राइज वैल्यू इसकी 2,70,000 करोड़ है। तो थोड़ा बहुत इस पे डेट है, लेकिन इन्होंने काफ़ी हद तक अपना डेट कम किया। तो प्राइस अर्निंग रेशियो मैंने आपको बताया ही है कि इसका 8 या 9 का प्राइस अर्निंग रेशियो है। तो इसीलिए कम था क्योंकि इसका जो डेट था वो ये उधार चुका रहे थे, तो इनकी जो अर्निंग्स थी वो नेट नेट उधारी चुकाने में जा रही थी, इसलिए इसका प्राइस अर्निंग कम है। अगर मैं इसके पीयर्स का प्राइस अर्निंग देखूंगा तो वो 23-24 के पी पे ट्रेड करते हैं अभी भी। तो इससे आपको कंपैरिजन लगाना होगा कि स्टॉक प्राइस का कैसा मूवमेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों तो इसका मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत कम है, 0.56। तो ये भी अच्छी बात है कि अंडर पेनिट्रेटेड अभी ये स्टॉक है, ज़्यादा ओवर प्राइस हुआ नहीं है। EV टू एबिटा भी सिर्फ 4.34 का है,
तो ये भी अच्छा है। अगर 20-25 से कम ईवी टू एबिटा रहता है तो कंपनी का अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर का 42% है और रिटेल के पास 23% है। तो ज़्यादा रिटेल का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट अभी है नहीं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और अगर हम देखें दोस्तों तो लास्ट ईयर इनका सेल्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पूरे फाइनेंशियल ईयर का 1% का ही रहा। वो इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल 24 में इनको बहुत तगड़ी सेल्स हुई थी, तो उसके कंपैरिजन में जो इस बार सेल्स हुई उससे 1% ही ऊपर रहा। तो इसलिए आप देखो तो ज़्यादा सेल्स ग्रोथ आया नहीं है। बट जो प्राइस अर्निंग रेशियो बता रहा है कि ये सब फैक्टर इन करके ही इस स्टॉक का अभी जो प्राइस चल रहा है, तो अगर नेक्स्ट ईयर इसमें ग्रोथ आती है इनकी सेल्स में तो डेफिनेटली ये स्टॉक अच्छा मूवमेंट देगा। इसके अलावा अगर हम और इसमें देखना चाहें तो इनको पीएलआई स्कीम का भी पैसा मिलता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखा है। लास्ट ईयर इनको 350 करोड़ का मिला था और इस बार इनको फाइनेंशियल 24 का जो पेमेंट है वो इस बार आया, जो इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में अपने कैलकुलेशन में डाला है। और इस साल का इनको एक्सपेक्टेड है कि 580 करोड़ तक का इनको पीएलआई स्कीम का पैसा आएगा। तो ये अच्छी बात है कि इनको पीएलआई से भी इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि जो इनका पैसेंजर व्हीकल है वो ईवी में 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करता है और टोटल जो इनका पैसेंजर व्हीकल है वो 13-14% मार्केट कैप्चर करता है। तो मार्केट कैप्चर करने के लिए भी इनके पास बहुत अभी रनवे बाकी है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये सब बातें हमें इस कंपनी के बारे में देखनी है। अगर मैं और भी कुछ इसमें देखना चाहूँ तो निफ्टी के कंपैरिजन में मैंने एक चीज़ देखी कि लास्ट 5 ईयर्स में निफ्टी का जो रिटर्न था वो था 145% का, और जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है वो 540% का स्टॉक का रिटर्न दिया है इसने। तो इसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 इंडेक्स को। तो पिछले 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी रही है और उसके फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। तो ये सब बातें आपको देखते हुए स्टॉक को देखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करिएगा। धन्यवाद।